जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें दोस्तों मेरे द्वारा सबसे पहले आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम भारत के स्रोत के बारे में यानी भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको पढ़ना था धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले पढ़ना था धर्म ग्रंथ, फिर हमको पढ़ना था ऐतिहासिक ग्रंथ दोस्तों, फिर विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें हमारे द्वारा आप लोगों को धर्म ग्रंथ के बारे में बता दिया गया। यानी हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ कल के क्लास में हमने समाप्त कर दिया। फिर आज के क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को विदेशियों का विवरण के बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार हमने धर्म ग्रंथ समाप्त कर दिया, ऐतिहासिक ग्रंथ समाप्त कर दिया और दोस्तों आज मेरे द्वारा आप लोगों को विदेशियों के विवरण के बारे में बताया जाएगा। यानी कि आज का क्लास विदेशियों का विवरण होगा और विदेशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के क्लास को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले कल का क्लास हम लोग रिविजन करते हैं। तो आइए दोस्तों, कल का क्लास हम लोग रिविजन करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था ऐतिहासिक ग्रंथ भाग 2 के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहले प्रश्न यही आया था कि राजतरंगिणी को किस शैली में लिखा गया था। उसका उत्तर था राजतरंगिणी को महाभारत शैली में लिखा गया था। अगला प्रश्न बना था राजतरंगिणी में कितने तरंग या अध्याय होते हैं। तो मैंने आपको बताया था राजतरंगिणी में 8 तरंग या अध्याय होते हैं। अगला प्रश्न बना था राजतरंगिणी के पहले 3 अध्याय में क्या बताया गया था दोस्तों। तो हमने आपको बताया था राजतरंगिणी के प्रथम 3 अध्याय में कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि राजतरंगिणी के अगले 5 अध्याय में क्या बताया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था राजतरंगिणी के अगले 5 अध्याय में कश्मीर के 3 राजवंशों के बारे में बताया गया था, जो पहला है कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और दोस्तों तीसरा था लोहार वंश। फिर अगला प्रश्न बना था राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को चचनामा जो पुस्तक है उसके बारे में बताया था कि चचनामा के लेखक कौन है। तो मैंने आपको बताया था चचनामा के लेखक अली अहमद थे। फिर अगला प्रश्न बना था चचनामा से संबंधित कि चचनामा में क्या बताया गया है। तो दोस्तों चचनामा में अरबों के सिंध विजय के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न बना था चचनामा का भाषा क्या है या चचनामा को किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों चचनामा को फारसी भाषा में लिखा गया था, या ऐसे कह सकते हैं चचनामा की भाषा फारसी है। फिर दोस्तों आगे मैंने आप लोगों को बताया था अष्टाध्यायी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। पहला प्रश्न बना था तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। और अगला प्रश्न बना था संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ क्या है। तो इसका उत्तर था संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है। फिर अगला प्रश्न बना था अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों उत्तर था अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। फिर अगला प्रश्न बना था हर अध्याय में कुल कितने पाद हैं। तो दोस्तों हर अध्याय में 4 पाद हैं और इस प्रकार टोटल 32 पाद हैं। यानी कि 8 अध्याय और हर अध्याय में 4 पाद, तो 8 चौको 32 यानी 32 पाद टोटल हुए। तो हर अध्याय में कुल 4 पाद हैं, अर्थात कुल 32 पाद हैं। फिर अगला प्रश्न बना कि अष्टाध्यायी को किस शैली में लिखा गया। तो दोस्तों अष्टाध्यायी को सूत्र शैली में लिखा गया था। अगला प्रश्न बना था अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है। तो हमने आपको बताया था कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र बुद्धिरा दैत्य था। फिर मैंने आपको आगे बताया था
अष्टाध्यायी में किसके बारे में बताया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अष्टाध्यायी में मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीति व्यवस्था के बारे में बताया गया था। फिर अगला पुस्तक आया था गार्गी संहिता। अगला पुस्तक आया था गार्गी संहिता। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखी गई थी। और अगला प्रश्न बना था कि ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गी के पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गी के पिता का नाम वस्कन्यु था। फिर मैंने आपको बताया था गार्गी किस कुल से थी? तो इसका उत्तर बना था गार्गी ऋषि गर्ग के कुल से थी। फिर अगला प्रश्न बना कि गार्गी संहिता में किसकी जानकारी दी गई थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया कि गार्गी संहिता में ज्योतिष एवं भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी दी गई थी। और दोस्तों यमन का मतलब ग्रीक होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। अगला पुस्तक बना था महाभास। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न बना था महाभास के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था महाभास के लेखक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। फिर अगला और अंतिम प्रश्न बना था महाभास में किसके बारे में जानकारी दी गई है? तो दोस्तों महाभास में शुंगों के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर जो कल का था ऐतिहासिक ग्रंथ भाग 2 समाप्त हो गया था। और हम कहेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जो हमको आपको बताना था, हमारे द्वारा आप लोगों को बताना था या पढ़ाना था, वो कल के इतिहास में ऐतिहासिक ग्रंथ का चैप्टर समाप्त हो गया था। तो दोस्तों आज से हम आप लोगों को अब विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग विदेशियों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि विदेशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है विदेशी यात्रियों का विवरण और ये भाग 1 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका आज का चैप्टर विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनानी लेखक या रोमन लेखक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विदेशी यात्रियों में दोस्तों इसको हम 4 भाग में पढ़ेंगे, यानी इसको हम 4 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला है यूनानी या रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक, तीसरा है अरबी लेखक और चौथा है अन्य प्रकार के लेखक। यानी सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे पढ़ना यूनानी लेखक के बारे में, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यूनानी लेखक यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनानी लेखक या रोमन लेखक के बारे में, फिर पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में, फिर अरबी लेखक दोस्तों, और लास्ट में पढ़ेंगे कुछ अन्य लेखक के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम यूनानी लेखक के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों यूनानी लेखक में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कि प्रमुख यूनानी लेखक कौन से हैं। ध्यान देंगे प्रश्न पर, प्रमुख यूनानी लेखक कौन से हैं। यहाँ प्रमुख बोल रहा है, यानी प्रमुख की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रमुख यूनानी लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, मैग्नास्थनीज और डाइमेकस का नाम लिया जाता है। प्रमुख यूनानी लेखक में सबसे पहले टेसियस आते हैं, फिर हेरोडोटस आते हैं, फिर मैग्नास्थनीज आते हैं और दोस्तों लास्ट में डाइमेकस आते हैं। तो प्रश्न आएगा कि प्रमुख यूनानी लेखक कौन है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे प्रमुख यूनानी लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, मैग्नास्थनीज और डाइमेकस। टेसियस, हेरोडोटस, मैग्नास्थनीज और डाइमेकस का नाम आता है। फिर अगला प्रश्न बना कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था। ध्यान देंगे ये जो यूनानी लेखक टेसियस हैं ये दोस्तों एक वैद्य थे। तो प्रश्न यहाँ बन रहा है टेसियस कहाँ का राज वैद्य था। प्रश्न क्या बन रहा है कि टेसियस कहाँ का राज वैद्य था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा टेसियस ईरान का राज वैद्य था। अगला प्रश्न बना घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस लेखक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों 2 प्रश्न क्लियर हुआ। पहला प्रमुख यूनानी लेखक कौन है? तो उत्तर होगा प्रमुख यूनानी लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, मैग्नास्थनीज और डाइमेकस हैं। और अगला प्रश्न बना टेसियस कहाँ का राज वैद्य थे। तो दोस्तों टेसियस ईरान के राज वैद्य थे। फिर अगला प्रश्न बना कि घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस लेखक के द्वारा किया गया था।
तो दोस्तों इसका उत्तर है घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हेरोडोटस ने दिया था। यानी घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब सबसे पहले मेरे द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जा रहा था और परिचय के बारे में बताया जा रहा था, तो उस समय मैं आप लोगों को बताया था कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। और क्यों कहा जाता था, तो दोस्तों इसका उत्तर यही है कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों इसका उत्तर ये बन रहा है कि घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हेरोडोटस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता था। तो प्रश्न यहाँ बन रहा है कि घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस लेखक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे हेरोडोटस के द्वारा घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता। क्यों कहा जाता है तो मैंने आपको बता दिया। फिर अगला प्रश्न बना हेरोडोटस के किताब का क्या नाम है। हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि जो हेरोडोटस के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी तो उस पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों आप इसका उत्तर देंगे हेरोडोटस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। हेरोडोटस का पुस्तक का नाम क्या दोस्तों, तो हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। मेगास्थनीज कौन था। तो दोस्तों इसका उत्तर है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था। तो दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फिर अगला प्रश्न आया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों उत्तर देंगे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया। तो दोस्तों उत्तर देंगे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अगला प्रश्न बना मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। ध्यान देंगे कि कोई भी विदेशी यात्री मेरे यहाँ आ रहा है तो कोई न कोई पुस्तक जरूर लिख रहा है, और सारे लोग कोई न कोई पुस्तक जरूर लिखे हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है कि मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर आगे प्रश्न बना कि दोस्तों कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी उसमें किसका चर्चा किया, किसके बारे में चर्चा किया। क्योंकि जब पुस्तक कोई लिखता है तो किसी के बारे में उससे चर्चा की जाती है, किसी के बारे में उसको लिखा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न यही बन रहा है कि मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा इंडिका, तो इंडिका में किसके बारे में वो लिखा या चर्चा किया। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे इंडिका में मौर्य काल के बारे में लिखा गया है। यानी मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक इंडिका लिखी गई उसमें मौर्य काल के बारे में लिखा गया है, या कह सकते हैं कि मौर्य काल के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आ रहा है डायमेकस के बारे में। तो दोस्तों पहला प्रश्न डायमेकस के बारे में आ रहा है कि डायमेकस किसका राजदूत था। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे डायमेकस सिरिमन नरेश अंतियोकास का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत। तो दोस्तों उत्तर देंगे डायमेकस सिरिमन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। फिर डायमेकस से अगला प्रश्न आ रहा है डायमेकस किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ध्यान देंगे बिंदुसार, आगे चल करके हम लोग बिंदुसार के बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो इतिहास का हम लोग का जो पाठ चल रहा दोस्तों आज इस समय, यानी ऐसे कर सकते हैं अभी हम विदेशियों के विवरण के बारे में बता रहे हैं, छोटी मोटी जानकारी ये है। लेकिन जब आगे चलेंगे बिंदुसार के बारे में बताएंगे तो बिंदुसार का वहाँ पे हम मतलब विस्तृत चर्चा करेंगे और बिंदुसार के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर बस यही आपको जानना है कि डायमेकस किसके दरबार में आया। तो आप उत्तर देंगे डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर अगला प्रश्न बना कि डायोनोसियस किसका राजदूत था। डायोनोसियस किसका राजदूत था। तो दोस्तों उसका उत्तर देंगे डायोनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो प्रश्न आएगा कि डायोनोसियस किसका राजदूत था। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे डायोनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। फिर अगला प्रश्न आया
कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था। देखिए, सारे जो भी मतलब विदेशी यात्री हैं, किसी न किसी के दरबार में आ रहे हैं, किसी न किसी राजा के दरबार में आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। अशोक महान, देखिएगा आगे चल कर के इतिहास में कि अशोक के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अशोक बहुत ही महान राजा हुआ करते थे और अशोक का नाम बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ इतिहास में लिया जाता है। तो डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। प्रश्न बन रहा है डायनोसियस किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों उत्तर देंगे डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। फिर अगला प्रश्न बना, टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों टालमी के द्वारा दूसरे शताब्दी में, टालमी के द्वारा दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई थी। टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों उत्तर देंगे टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी या पुस्तक की रचना की थी। फिर अगला आ रहा है प्रश्न, प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। टालमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिख रहे हैं और प्लिनी के द्वारा प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा जा रहा है। तो प्रश्न बना, टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा, लेकिन प्लिनी की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो उत्तर देंगे प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और दोस्तों टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न आया कि प्लिनी के पुस्तक में किसका विवरण है। बात वही आई कि अगर कोई पुस्तक लिख रहा है तो किसी न किसी चीज़ का विवरण उसमें करेगा, कोई न कोई बात लिखेगा। तो दोस्तों प्लिनी ने क्या किया था, प्लिनी के पुस्तक में भारतीयों, पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में लिखा था। ध्यान देंगे ये प्रकृति के बारे में लिख रहा है, पशुओं के बारे में लिख रहा है, पेड़ पौधों के बारे में लिख रहा है, खनिज पदार्थों के बारे में लिख रहा है। यानी कह सकते हैं प्लिनी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसमें खास करके नेचर के बारे में लिखा गया था, जिसमें पशु हैं, पेड़ है, खनिज पदार्थ है। इस प्रकार प्लिनी ने भारत के पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है या कह सकते हैं लिखा था। तो प्रश्न बना, प्लिनी के पुस्तक में किसका विवरण मिलता है। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे प्लिनी के पुस्तक में भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण मिलता है। फिर अगला प्रश्न बना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर देंगे कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन पुस्तक के लेखक की जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर उत्तर आ रहा है कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ध्यान देंगे आप, मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। जैसे आप थोड़ा सा इसमें हंसेंगे भी उदाहरण में कि जैसे आज के समय में जब भी कहीं भी कोई व्यक्ति दान देता है मंदिर में जा कर के, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चुप्पे से दान दे देते हैं। 1 पैसा देते हैं, चाहे 2 पैसा, चाहे 10,000, चाहे 20 लाख, जितना ही पैसा देते हैं, किसी को बताते नहीं है कि भैया मैंने दान दिया है। और कुछ लोग होते हैं तो जाते हैं, रसीद कटवाते हैं और बताते हैं मैंने इस मंदिर में 10,000 रुपये दान दे करके आया है। समझिएगा बात को। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखा, बस गुप्त दान की तरह से इन्होंने पुस्तक लिख दिया, लेकिन अपना नाम नहीं दिया। इससे पता नहीं चला कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक किसने लिखा। लेकिन इसमें समुद्र की बात आ रही, सी लिखा है कि पेरिप्लस द एरिथियन सी, सी का मतलब होता समुद्र। तो दोस्तों आइडिया लगाया गया था कि यह 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चूँकि बंदरगाह की बात हो रही है तो बंदरगाह से मतलब क्या होता है, वहाँ से दोस्तों व्यापार किया जाता था। तो बंदरगाह की बात कही और बंदरगाह व्यापार से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ये कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो पुस्तक लिखे थे
उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, उस लेखक की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि उनका नाम क्या है। लेकिन वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए और उनके द्वारा भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारी बस्तियों की जानकारी दी गई थी। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो दोस्तों चीनी लेखक में सबसे पहला प्रश्न आया कि चीनी लेखकों में प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। चीनी लेखक में प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आप उत्तर देंगे। चीनी लेखक में सबसे पहले आए फाहियान, फिर संयुगन, फिर हेनसांग और लास्ट में इत्सिंग। दोस्तों ये इत्सिंग है, ध्यान देंगे। फाहियान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग। तो प्रश्न आएगा कि चीनी लेखकों में प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उत्तर देंगे। चीनी लेखक में प्रमुख लेखक में फाहियान, फिर संयुगन, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग का नाम आता है। अगला प्रश्न आया फाहियान का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में हुआ था। फाहियान का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आया फाहियान की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों फाहियान की मृत्यु 422 ईस्वी में हुई थी। 422 ईस्वी में हुई थी। 3 प्रश्न बना चीनी लेखक में प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, तो आप उत्तर देंगे। चीनी लेखक में प्रमुख लेखक फाहियान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग आते हैं। फिर अगला प्रश्न बना फाहियान का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में हुआ। और दोस्त फाहियान की मृत्यु कब हुई प्रश्न बन रहा है, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे फाहियान की मृत्यु 422 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न बना कि फाहियान 399 से 412 ईस्वी तक कहाँ रहे या कहाँ घूमे, कहाँ इन्होंने विचरण किया, तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान 399 से 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका के साथ साथ आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर आए थे। फाहियान कहाँ कहाँ आए, 399 से लेकर 412 ईस्वी तक इन्होंने भ्रमण किया और ये भारत, श्रीलंका के साथ साथ आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर आए। यानी फाहियान भारत में आए, फिर श्रीलंका आए, फिर नेपाल गए और दोस्तों गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है कपिलवस्तु, वहाँ पर भी इन्होंने यात्रा किया था। प्रश्न आएगा कि फाहियान 399 से 412 ईस्वी तक कहाँ घूमे, तो आप उत्तर देंगे कि फाहियान 399 से लेकर दोस्तों 412 ईस्वी तक उन्होंने भ्रमण किया और भारत, श्रीलंका, नेपाल और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की यात्रा पर गए थे। अगला प्रश्न आया कि फाहियान कहाँ का यात्री था। फाहियान कहाँ का यात्री था, तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान चीनी यात्री था। यानी फाहियान चीन का यात्री था। और दोस्तों हम चीन के यात्री के बारे में ही आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ये चीनी लेखक है, मानो ये चीनी लेखक यानी चीनी लेखक के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न आ रहा है कि फाहियान कहाँ का यात्री था, तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान चीन का यात्री था या चीनी यात्री था। अगला प्रश्न बना फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया, तो दोस्तों ये तो अब कह सकते हैं कि जब भी कोई यात्री आ रहा है तो कहीं न कहीं किसी राजा के शासनकाल में ही आएगा या राजा के पास ही आएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न यही बन रहा है कि फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न बना फाहियान ने कौन सी किताब लिखी। बात वही आई दोस्तों, हर लोग किताब लिख रहे हैं तो ये भाई साहब भी जरूर कोई न कोई किताब लिखेंगे ही लिखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न बना कि फाहियान ने कौन सी किताब लिखी, तो दोस्तों उत्तर देंगे कि फाहियान ने बौद्ध राज्यों का अभिलेख किताब लिखी थी। फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो दोस्तों बौद्ध राज्यों का अभिलेख नामक पुस्तक लिखी। किसने, फाहियान ने। प्रश्न बना फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान ने बौद्ध राज्यों का अभिलेख किताब लिखी थी। अगला प्रश्न आया कि फाहियान के द्वारा
किस काल की जानकारी मिलती है। क्योंकि अगर एक कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो किसी काल के बारे में लिखेंगे, तो प्रश्न यही बन रहा है कि फाहियान के द्वारा किस काल की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान के द्वारा गुप्त काल की जानकारी मिलती है, और वह भी विशेष करके मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी इन्होंने दिया था। फाहियान किस काल की जानकारी मिलती है उनके पुस्तक में, दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान के द्वारा गुप्त काल की जानकारी मिल रही है, और वह विशेष करके कहाँ की जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों विशेष करके मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिल रही है फाहियान के पुस्तक में। तो अगला प्रश्न बना, फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा। तो दोस्तों फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग बहुत सुखी थे और समृद्ध थे। यानी मध्य प्रदेश के बारे में फाहियान लिखा कि यहाँ के लोग बहुत ही सुखी थे, समृद्ध थे और आनंद से रहते थे, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। तो यानी कह सकते हैं फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ही बड़ाई किया, भूरी भूरी प्रशंसा किया मध्य प्रदेश के बारे में। किस लेखक ने? फाहियान ने। तो प्रश्न बना कि फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा। तो दोस्तों उत्तर देंगे फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग बहुत ही सुखी और समृद्ध हैं और आनंद से जीवन जीते हैं। फिर अगला प्रश्न बना कि फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा। तो दोस्तों फाहियान भारत में 10 से 14 वर्ष, कोई 10 लिखता कोई 14, यानी 10 से 14 वर्ष के बीच में फाहियान भारत में रहे थे। अगला प्रश्न आया संयुगन के बारे में। संयुगन कौन था। तो लिखेंगे संयुगन एक चीनी यात्री था। चीन के बारे में चर्चा की जा रही है और चीनी यात्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न आया संयुगन कौन था। तो दोस्तों संयुगन एक चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री था। कौन? संयुगन। संयुगन कौन था। तो दोस्तों संयुगन एक चीनी यात्री था। फिर अगला प्रश्न बना कि संयुगन भारत कब आया। तो दोस्तों उत्तर देंगे संयुगन भारत 518 ईस्वी में आया था। संयुगन भारत 518 ईस्वी में आया था। और संयुगन भारत में कितने समय तक रहा और क्या किया। तो दोस्तों संयुगन भारत में 3 वर्ष रहा और वह भारत में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। ये क्या किया, लोग और चीनी लेखक लिख रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी इकट्ठा किया भैया, लेकर के उसको चीन चला गया। अगला प्रश्न बना कि हेंगसांग, हेंगसांग का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे हेंगसांग का जन्म 600 ईस्वी में और चीन में हुआ था। चीन से आया था तो जन्म कहाँ हुआ, चीन ही होगा। तो हेंगसांग का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों उत्तर देंगे हेंगसांग का जन्म 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। हेंगसांग का जन्म 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। कॉमन सी बात है कि जब हेंगसांग चीन से ही आ रहा तो दोस्तों जन्म कहाँ होगा, तो चीन में होगा। तो उत्तर बन रहा है हेंगसांग का जन्म 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। फिर अगला और लास्ट प्रश्न बना दोस्तों कि हेंगसांग अपना सबसे अधिक समय कहाँ बिताया। तो दोस्तों इसका उत्तर बना हेंगसांग अपना सबसे अधिक समय कन्नौज में बिताया था। भारत में आया और भारत में एक जगह है कन्नौज, वहाँ पर हेंगसांग के द्वारा सबसे अधिक समय बिताया गया था। तो लास्ट प्रश्न बना कि हेंगसांग अपना सबसे अधिक समय कहाँ बिताया। तो दोस्तों उत्तर देंगे हेंगसांग अपना सबसे अधिक समय कन्नौज में बिताया था। तो दोस्तों आइए एक बार आज के चैप्टर यूनानी लेखक या रोम लेखक और चीन के लेखक के बारे में रिविजन करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर का पहला जो प्रश्न बना था यूनानी लेखक अर्थात रोम के लेखक के बारे में, वो पहला था प्रमुख यूनानी लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर था प्रमुख यूनानी लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस का नाम आता है। अगला प्रश्न बना टेसियस कहाँ का राजवैद था। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे टेसियस ईरान का राजवैद था। अगला प्रश्न बना घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस लेखक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आया इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न आया हेरोडोटस के किताब का क्या नाम है। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे हेरोडोटस के किताब का नाम हिस्टोरिका है। फिर अगला प्रश्न आया मेगास्थनीज किसके दरबार में आया। तो दोस्तों इसका उत्तर है मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखा? तो दोस्तों मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। फिर अगला प्रश्न आया, इंडिका में किसके बारे में लिखा गया? तो दोस्तों इंडिका में मौर्य काल के बारे में लिखा गया था। अगला प्रश्न आया था, डायमेकस किसका राजदूत था? तो मैंने आपको बताया था डायमेकस श्रीमन नरेश अंत्योकास का राजदूत था। फिर अगला प्रश्न बना था, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न बना था, डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो दोस्तों इसका उत्तर है डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फ का राजदूत था। अगला प्रश्न बना था, डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों इसका उत्तर था डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न बना, टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न बना था, प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न बना था, प्लिनी के पुस्तक में किसका विवरण मिलता है? तो दोस्तों प्लिनी के पुस्तक में भारतीय पशुओं यानी भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। फिर अगला प्रश्न आया था, पेरिप्लस द एथेंसी पुस्तक किसने लिखा या लेखक इसके कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है दोस्तों कि इनका कोई जानकारी नहीं मिलता है कि इसका लेखक कौन है, लेकिन लगभग करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर यह व्यक्ति आया और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। किसमें? उस पुस्तक में। अगला प्रश्न आया, चीनी लेखकों में प्रमुख लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर था चीनी लेखकों में प्रमुख लेखक फाहियान, संगयुगन, हेनसांग और इत्सिंग है। फिर अगला प्रश्न आया कि फाहियान का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आया, फाहियान की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों फाहियान की मृत्यु 422 ईस्वी में हुई थी। फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में हो रहा है और दोस्तों फाहियान की मृत्यु 422 ईस्वी में हो रहा है। अगला प्रश्न माना, फाहियान 399 से 412 ईस्वी तक कहाँ घूमा या कहाँ भ्रमण किया? तो दोस्तों उत्तर होगा फाहियान 399 से लेकर 412 ईस्वी तक श्रीलंका, भारत और आधुनिक नेपाल में जो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है कपिलवस्तु, वहाँ पर इन्होंने भ्रमण किया या यात्रा किया था। फिर अगला प्रश्न बना, फाहियान कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों फाहियान चीनी यात्री था। चीन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चीनी यात्री के बारे में ही बता रहे हैं, तो दोस्तों सीधी सी बात आ गई, फाहियान चीनी यात्री था। अगला प्रश्न बना था, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों फाहियान ने बौद्ध राजाओं का अभिलेख किताब लिखा था। फिर अगला प्रश्न आया, फाहियान के द्वारा किस काल की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों फाहियान के द्वारा गुप्त काल की जानकारी मिलती है, वह भी विशेष करके मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में। अगला प्रश्न आया, फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा था? तो दोस्तों ने फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग बहुत ही सुखी एवं समृद्ध हैं, यानी कि फाहियान के द्वारा मध्य प्रदेश की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। अगला प्रश्न था, फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा? तो दोस्तों फाहियान भारत में 10 से 14 वर्ष, कोई 10 लिखता है कोई 14। तो दोस्तों आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितने वर्ष तक फाहियान भारत में रहा था। 399 से 412, 412 यानी 12 इधर हो गया, 399, तो लगभग 14 वर्ष आप कह सकते हैं कि फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा था। अगला प्रश्न बना कि संयुगन कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर है संयुगन एक चीनी यात्री था। और अगला प्रश्न बना कि संयुगन भारत कब आया? तो दोस्तों संयुगन भारत 518 ईस्वी में आया था। और अगला प्रश्न बना
संयुगन भारत में कितने समय तक रहा और क्या किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है संयुगन भारत में 3 वर्ष रहा और वह भारत में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। यानी बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ लिखा गया था उसी को एकत्रित किया और भैया उसको लेकर वो चीन चला गया। अगला प्रश्न आया कि हेंगसान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हेंगसान का जन्म 600 ईस्वी में चीन में हुआ था। और आज का प्रश्न बना अंतिम प्रश्न, हेंगसान अपना सबसे अधिक समय कहाँ बिताए? तो दोस्तों हेंगसान अपना सबसे अधिक समय कन्नौज में बिताए थे, जो कि भारत का एक स्थान है कन्नौज। तो हेंगसान अपना सबसे अधिक समय कन्नौज में बिताए थे। तो इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर समाप्त हुआ और मैं कहूँगा कि फिर वही बात याद करिए और समझिए, लेकिन रिवीजिंग ज़रूर करिए। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को विदेशी यात्रियों के बारे में बताया और उसमें इनका जो विवरण था, यूनानी लेखक सबसे पहले हमने बताया, यूनानी लेखक के बाद उसके बाद हमने आपको बताया था चीनी लेखक के बारे में। तो दोस्तों आज का क्लास हमें समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।